तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे यूपीपीसीएल टी2 2021 का प्रीवियस पेपर। ये दोस्तों यानी कि 24/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा और किस प्रकार से टी2 में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को अनुभव हो जाएगा। साथ ही साथ जो है लगभग जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है यानी कि प्रत्येक बार जो है रिपीट होता है। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल डैश से जुड़ी होती है ना। यानी कि डीसी जनरेटर में जो इंटरफील्ड कॉइल जो जुड़ा होता है किसके साथ जुड़ा होता है, तो आर्मेचर। ठीक है ना, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ है ना, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ किस में जुड़ा होता है, तो श्रेणीकरण में यानी कि सीरीज में जुड़ा होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो श्रृंखला में। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक पुनः आविष्कृत सीसा अम्ल बैटरी। तो सीसा अम्ल बैटरी का मतलब क्या हुआ, लेड एसिड बैटरी है ना, लेड एसिड बैटरी। और लेड लेड एसिड यानी कि बैटरी जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसका जो गुरुत्व की अगर बात किया जाए तो 1250 से लेकर के 1280 के बीच होता है। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए में तो कह रहा है 2580, तो इतना नहीं होता है ना, 2280 होता है ना, 1800 होता है। ओनली फॉर एक ऑप्शन जो दिया है बी में वो 1280 दिया हुआ है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। और रही बात की अगर 1250 है तो अगर ऑप्शन में 1280 नहीं रहेगा तो 1250 ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, विच ए टाइप ऑफ स्विच इज यूज द एस्ट्रे एस्टियर केस वायरिंग वेयर वन लैम्प इज कंट्रोल बाय मोर देन 2 प्लेस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि एक लैंप को, ठीक है ना, एक लैंप को दो जगह से है ना, एक लैंप को दो जगह से क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल करना किसके द्वारा होता है, तो इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा होता है। इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा होता है, मीडिएट स्विच के द्वारा होता है। ठीक है ना, इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंटरमीडिएट स्विच। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि एन इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, है ना, तो ए में दिया है लो कॉस्ट हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका प्राइस भी कम होना चाहिए, साथ ही साथ इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो भी यानी कि काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ यानी कि जो मजबूत है ना, मजबूताई जो है दोस्तों, वो मजबूताई जो है ना, मजबूताई जो है वो भी यानी कि काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो ये तीनों गुण जो है दोस्तों वो यानी कि कंडक्टर पदार्थ में होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल यानी कि इंसुलेटिंग पदार्थ जो है, जो चालक पदार्थ है इसमें होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि भारत में बिजली की प्रचलन आवृत्ति क्या है, किसमें, तो भारत में यानी कि इंडिया में। अगर इंडिया में आवृत्ति की प्रचलन पूछ रहा है, सॉरी बिजली की प्रचलन पूछ रहा है तो 50 हर्ज पे होता है। वहीं पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका में जो यानी कि बिजली का प्रचलन होता है दोस्तों वो 60 हर्ज पे होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा हुआ था। ठीक है ना, 21 में भी पूछा हुआ है और इस बार भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसके लिए, तो बूस्टर के लिए, है ना। और बूस्टर के लिए दोस्तों यानी कि जो जनरेटर प्रयोग में लेते हैं वो श्रेणी जनरेटर होता है। कौन सा जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर को जो है प्रयोग में लेते हैं बूस्टर के लिए। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान में रखिएगा कि बूस्टर के लिए किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो बूस्टर के लिए दोस्तों यानी कि श्रेणी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, आज का अगला प्रश्न ये छोटा सा न्यूमेरिकल है ना। किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट 1 एम्पियर पैदा किया जाना है तो बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो आर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 40 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 ओम दिया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों यानी कि करंट का जो वैल्यू दिया हुआ है, आई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना क्या है, तो भी निकालना है, तो भी बराबर जानते हैं फॉर्मूला यानी कि आई आर होता है, ठीक है ना। तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो आई का वैल्यू 1 दिया हुआ है और आर का वैल्यू यानी कि 40 दिया हुआ है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 ही आएगा और ये जो आएगा वोल्ट में आएगा, क्योंकि ये वोल्टेज इसका पूछ रहा है। और दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है 40 वोल्ट, करेक्ट आंसर जो होगा इसका 2 सही हो जाएगा, यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज द इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक से यानी कि जो बिजली से आग लगती है भाई, है ना, बिजली से जो आग लगता है ना, बिजली से जो आग जहाँ पे लगा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा पदार्थ को प्रयोग में लेते हैं। एक तो यानी कि CO2, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हेलोन होगा, है ना, हेलोन होगा। और हेलोन में दोस्तों जो भरा होता है, ठीक है, या CTC, ठीक है ना, CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है, कार्बन, टी का मतलब होता है टेट्रा और सी का मतलब होता है क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, या तो CO2 दिया रहेगा या तो हेलोन रहेगा और नहीं तो यानी कि CTC रहेगा। कोई एक ऑप्शन में होगा जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। बिजली से जो आग लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इन तीनों पदार्थ को जो है प्रयोग में लेते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए नहीं करते हैं। तो झाग प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, झाग प्रकार का जो होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, ल्यूमेन प्रति वाट डैश की इकाई है, ठीक है ना। क्या है, तो ल्यूमेन, ल्यूमेन और प्रति वाट, ठीक है। तो ल्यूमेन प्रति वाट किसका इकाई है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों इकाई जो है ल्यूमिनस इफेंसिसी का है, ठीक है, ल्यूमिनस इफिशियंसी का है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है तीव्र कार्य निष्पत्ति, जो कि ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक एवियोमीटर डैश को मापता है, ठीक है। एवियोमीटर, एवियोमीटर नाम से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है दोस्तों मल्टीमीटर का नाम है ना, मल्टी मीटर का ये नाम है। और मल्टीमीटर के द्वारा रेसिस्टेंस भी मापते हैं, वोल्टेज भी मापते हैं, साथ ही साथ करंट भी मापा जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा जो है यानी कि चालक जो कंडक्टर होता है उसका चालकता भी मापते हैं, ठीक है ना। रही बात कि इसके द्वारा ऑप्शन ए में कह रहा है करंट, EMF और प्रतिरोध, ठीक है, करंट, पावर और प्रतिरोध। तो पावर इसके द्वारा नहीं मापा जाता, इसलिए 2 ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है ना। पावर फैक्टर मापता है ना पावर मापता है, करंट मापेगा ना पावर फैक्टर मापेगा ना फ्रीक्वेंसी मापता है, ठीक है ना। तो ये जो मापता है दोस्तों करंट मापता है, उसके बाद EMF मापता है, उसके बाद वोल्टेज मापता है, उसके बाद प्रतिरोध मापता है, ठीक है। तो ये सब ये मेजर करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि एक में जो दिया हुआ है सही, यानी कि विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है OCB का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, OCB। तो ध्यान से देखिएगा, OCB इसका पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब रही बात यानी कि इसका जो मेनली जो प्रयोग होता है दोस्तों 132 किलो वोल्ट तक किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी ऑप्शन में सॉरी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग जो है कितना तक किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो दोस्तों मेनली उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है 132 किलो वोल्ट तक, जो कि ऑप्शन यानी कि 3 में दिया हुआ है ऑयल सर्किट ब्रेकर। और इसका जो होगा सही राइट आंसर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि विच टाइप ऑफ डायोड इज यूज इन वोल्टेज रेगुलेटर। और देखिए दोस्तों यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर में जो डायोड उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, किस में, तो वोल्टेज रेगुलेटर में, है ना, वोल्टेज रेगुलेटर में। और वोल्टेज रेगुलेटर में जो दोस्तों डायोड उपयोग किया जाता है ये जीनर डायोड का प्रयोग करता है। किसका, जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है जीनर डायोड, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका
ये सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि जीना डायोड जो वर्क करता है दोस्तों वो रिवर्स वाइज में वर्क करता है, ठीक है, रिवर्स वाइज में ये वाइज में वर्क करता है, ठीक है, जीना डायोड। फोटो डायोड की अगर बात किया जाए तो ये फॉरवर्ड वाइज में वर्क करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा यानी कि फैक्ट होता है जो इससे क्वेश्चंस बनता है, तो आप लोग बुक से जो है पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए। जितना है यानी कि फोटो डायोड हो गया, शॉर्टकी डायोड हो गया, लेजर डायोड हो गया, ठीक है, यानी कि सबका एक पर्सनल से वीडियो बना देंगे कि वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या है, किसका, तो डीसी जनरेटर का, है ना, डीसी जनरेटर का। और देखिए दोस्तों यानी कि डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ समीकरण होता है, तो सबसे पहले यानी कि पी होता है जो पोल की संख्या है, उसके बाद फाई होता है, उसके बाद एन होता है, उसके बाद यानी कि जेड होता है, और बट्टा में जो होता है यानी कि 60 ए होता है, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन को देखिए और इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ए में तो कह रहा है कि 5 PNZ बटा 50 तो नहीं होता है, ऊपर वाला डाटा सही है, लेकिन यानी कि बट्टा में 50 एम्पियर नहीं होता है, 50 नहीं होता है, 60 जो होता है, ठीक है ना, 60 ये होता है। तो ऑप्शन यानी कि बी में दिया है, यानी कि 2 नंबर में दिया है 60 है, करेक्ट आंसर जो होगा इसका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि किसी SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज डैश होता है, किसका कह रहा भाई, तो SF6 का। और SF6 का नाम क्या है, तो हेक्सा सल्फर फ्लोराइड होता है, ठीक है ना, हेक्सा सल्फर फ्लोराइड होता है इसका नाम। और ये जो वर्क करता है दोस्तों यानी कि 36 किलो वोल्ट से लेकर के 765 किलो वोल्ट तक वर्क करता है। अब रही बात ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन तो 36 से 760 तक दिया है, तो इसी को टिक करना होगा, जो कि 3 नंबर में दिया है। राइट आंसर इसका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि VBF ड्राइव से क्या असाई है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसका जो देखिए ड्राइव ये 3 प्रकार का होता है। एक ट्रिपल VF होता है, जो इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल वोल्टेज, ठीक है, V का मतलब वेरिएबल, और फिर V का मतलब वोल्टेज, और फिर जो है वेरिएबल, और F का मतलब यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है। कहने का मतलब वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, ठीक है। और एक होता है CVCF, ठीक है, तो कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसी प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। अभी जो है ध्यान पे नहीं आ रहा है मैं, ठीक है ना, इसका वीडियो जो है अलग से मैं बनाने का प्रयास करूँगा। आप लोग उस वहाँ पे आप लोग जो है अच्छा से आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है सभा कक्ष में निम्नलिखित स्थापना करने की आवश्यकता है। 6 एम्पियर की 3 पिन वाले 8 सॉकेट 4 वाट वाले 10 ट्यूबलाइट और 10 सीलिंग पंखे वाले 5 एग्जॉस्ट फैन है, तो सर्किट की संख्या कितना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 8 सॉकेट और 40 वाट के है, तो 8 सॉकेट 40 वाट वाली 10 ट्यूबलाइटें 10 सीलिंग पंखे और 5 एग्जॉस्ट फैन, सर्किट की संख्या कितनी है। तो जो सर्किट का संख्या होगा दोस्तों वो 4 होने वाला है, कितना, 4 होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि आइडियल जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना, आइडियल जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक, उसमें किसी प्रकार का हानि नहीं होता है। और दक्षता भी जो है दोस्तों इसका जो दक्षता होता है 100% बहुत सारा बुक में दिया रहता है, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है ये 99.99% तक होता है आदर्श ट्रांसफार्मर का दक्षता, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अगर 100% दिया है तो वहाँ पे यानी कि 100% को टिक करेंगे, क्योंकि ये डाटा यानी कि सही दिया हुआ है। और आदर्श ट्रांसफार्मर हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है हानि देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है कि AC सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि फॉर्म फैक्टर और फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होता है ये होता है 1.11 होता है, ठीक है। रिपल फैक्टर का जो वैल्यू होता है ये भी ध्यान में रखिएगा 0.48 होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे तो पूछा ही जाता है। 1.11 जो दिया हुआ है वो 1.11 जो 3 में दिया है, करेक्ट आंसर जो होगा इसका 3 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट डैश का बना होता है। किसका बात कर रहा है भाई? तो फिलामेंट का। और फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन धातु से बना होता है। किससे? टंगस्टन धातु से बना होता है। इसका तापमान की अगर बात किया जाए तो कहीं कहीं 62 डिग्री सेल्सियस रहता है, कहीं कहीं 2250 डिग्री सेल्सियस रहता है, कहीं कहीं 2750 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जितना बुक पढ़िएगा सब में अलग अलग डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो टंगस्टन जो दिया हुआ है ऑप्शन 4 में दिया है। राइट आंसर जो होगा इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज जो है इतना ही प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में, और जो प्रश्न बच रहा है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग उसके लिए इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फ़र्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करना। अब रही बात न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल का भी क्लास जो है बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये सेट अगर खत्म हो जाता है तो अब रहेगा बारी न्यूमेरिकल का। उसके बाद जो है फिर एक्सेप्टेड क्वेश्चन का क्लास यानी कि चलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।